नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम गुप्त काल यानी गुप्त साम्राज्य के बारे में देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम देखे थे मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसके बारे में हम वहाँ पर देखे थे। मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य काल के पतन के बाद का काल, जिसमें हम 4 विदेशी आक्रमण देखे थे: इंडो ग्रीक, शक वंश, पहलव वंश और कुषाण वंश। उसके बाद हम देखेंगे कुषाण वंश के बाद आता है गुप्त काल यानी गुप्त वंश की स्थापना होती है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है। उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ऐसा माना जाता है कि कुषाण शासकों के सामंतों ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आइए हम यहाँ पर विस्तार से देखते हैं कि गुप्त वंश के इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्य, अभिलेख के साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण का सहारा लिया जाता है। यहाँ पर साहित्यिक साक्ष्य और अभिलेख और विदेशी यात्रियों का विवरण। साहित्यिक स्रोत में हम देखेंगे वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की रचना और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। जबकि बौद्ध ग्रंथ में हम देखेंगे आर्य मंजूश्री, मूलकल्प एवं वसुबंधु चरित्र। जबकि विदेशी विवरण में हम देखेंगे फाहियान, ह्वेनसांग और अल्बरुन के पुस्तकें यहाँ पर देखेंगे जो रचनाएं इन्होंने की थी। तो इन सारे चीज़ों के माध्यम से हमें यहाँ पर गुप्त वंश के इतिहास के जानने के स्रोत मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कुषाण शासकों के सामंत थे, जबकि अधिकतर इतिहासकारों का कहना है कि ये वैश्य थे। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी और उसके बाद हम श्री गुप्त के बारे में देखेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है और इसने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की और 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इसके बाद हम देखेंगे घटोत्कच, जो कि श्री गुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच उसका उत्तराधिकारी बना और इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। अब उसके बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा था और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और यह एक वास्तविक संस्थापक था। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह जो है लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था और 319 ईस्वी में गुप्त संवत की इन्होंने शुरुआत की। उसके बाद हम देखते हैं समुद्रगुप्त, ये कुमार देवी का पुत्र था और यह अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहता था। समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक तथा विस्तारवादी थी और इसने आर्यावर्त के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि यहाँ पर दक्षिणावर्त दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर दिया और इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को यहाँ पर भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो थे हरिसेन, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी था और ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके शासन के दौरान चलाए गए सिक्कों पर इसकी वीणा बजाते हुए चित्रों को अंकित किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त अगला शासक बना, परंतु यह एक अयोग्य शासक था, इसमें शासक की योग्यता नहीं थी। उसके बाद हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखेंगे, जो कि ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे। तो इसके बाद अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बना और इसने मालवा और गुजरात के शक शासकों को पराजित किया और शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के महरौली लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फाहियान जो था भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के
दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिसमें हम देखेंगे 9 को: धन्वंतरी, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, वररुचि, घटकपर और अमर सिंह। तो धन्वंतरी जो था आयुर्वेद का ज्ञानी था, छपनक जो था विद्वान नीतिज्ञ से परिपूर्ण था, और शंकु जो था ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण था। उसके बाद हम देखेंगे शंकु बेताल भट्ट तांत्रिक विद्या का ज्ञानी था, और वररुचि व्याकरण के ज्ञानी था, और यहाँ पर घटकर पर कवि था, और अमर सिंह कौशकार से संबंधित कार्य से परिपूर्ण था। तो ये 9 महत्वपूर्ण विद्वान इनके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। और 8वां हम देखेंगे वराहमिहिर जो थे वो खगोल वैज्ञानिक थे, और कालिदास जो थे संस्कृत के महाकवि थे। उसके बाद हम देखेंगे कुमार गुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमार गुप्त प्रथम बनते हैं, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमार गुप्त के बाद अगला शासक स्कंद गुप्त बना। इसके बाद गुप्त वंश में कई छोटे छोटे शासक हुए। एरन अभिलेख से हमें भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है, और एरन अभिलेख से ही हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर इस वंश का अंतिम शासक जो था विष्णुगुप्त था, और इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाती है, बिखर जाती है। गुप्तकालीन रचनाएं और उनके लेखक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम कालिदास के बारे में देख लेते हैं। ये 7 पुस्तक इन्हीं की है: अभिज्ञान, शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतम और ऋतुसंहार। तो ये कालिदास की रचना है। फिर उसके बाद विशाखदत्त की रचना देखेंगे, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। उसके बाद हम देखेंगे मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक की रचना है, अमरकोश अमर सिंह की रचना है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है, कामसूत्र वात्स्यायन और पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है, और नीतिसार कामंदक की रचना है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख मंदिर गुप्त काल के। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ललितपुर यूपी में है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी में है। एरन का विष्णु मंदिर जो है सागर एमपी में है। भुमरा का शिव मंदिर सतना एमपी में पड़ता है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो है पन्ना एमपी में पड़ता है, और भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कानपुर यूपी, और नागोद का शिव मंदिर जो है सतना एमपी में है। अब यहाँ पर देखेंगे गुप्तकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन समाज जो है परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था। गुप्त काल में बाल विवाह के प्रथा को बढ़ावा मिला, और भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पर बाल विवाह और सती प्रथा दोनों प्रचलित था। अब देखेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। तो मुख्य आधार अर्थव्यवस्था का कृषि था, और भू राजस्व ही राज्य की आय का मुख्य साधन होता था। तो भू राजस्व कुल आय 1/6 हिस्सा होता था, कुल आय का 1/6 हिस्सा होता था। अन्य कर जो वसूला जाता था, अन्य करों के बारे में हम देखेंगे, जिसमें है विष्टि, बलि, वातभूत, भत्त, प्रनय, चारासन, चाटन, दशापराध और हलदंड। विष्टि है या बेगार या निःशुल्क श्रम था, और बलि जो था गुप्त काल में धार्मिक कर था, और वातभूत तो वायु और पानी के देवताओं की पूजा के लिए इकट्ठा किया गया कर था। भट्ट पुलिस कर था। प्रनय ग्रामवासियों पर लगाया गया अनिवार्य कर था। चारासन चारागाहों पर शुल्क था, और चाटन लुटेरों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति का कर था। दशापराध 10 प्रकार के अपराधों पर किए गए जुर्माने थे, और हलदंड जो था हल पर लगाया जाने वाला कर था। इसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट्स। गुप्त काल को
भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में ही सती प्रथा और बाल विवाह के प्रथम उल्लेख मिलता है और इसमें शासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो गांव थी और शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी और देश का सर्वोच्च राजा होता था। और शासन की जो सबसे छोटी इकाई गांव थी जो कि ग्रामीण के अधीन हुआ करती थी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था और शासकों की जो प्रमुख भाषा थी वो थी संस्कृत। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं। गुप्त वंश के संस्थापक तो श्री गुप्त थे। गुप्त काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय काफी प्रसिद्ध हुआ था। फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद। और लास्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में यहाँ पर किया था। तो ये था यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के बारे में। और अगली वीडियो जो हमारी रहेगी वर्धन वंश के बारे में, हर्षवर्धन काल के बारे में हम वहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।